नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी वर्कशीट 2 आई है। पहली है वर्कशीट 158 ए, ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका है। और इसी के साथ साथ हमारी एक और वर्कशीट आई है 158 बी। ये हमारी नई वर्कशीट आनी शुरू हुई है इसी हफ्ते से। ये वर्कशीट हमारी ईवीएस की होंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये हिंदी वाली वर्कशीट कर लेते हैं। ये वर्कशीट 1 फरवरी 2021 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ चावल की रोटियां से होने वाली है। अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ये पाठ पढ़ सकते हैं। चलिए इस वर्कशीट को अभी हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। आशा है आप सभी ने पाठ चावल की रोटियां को ध्यान से पढ़ लिया होगा। प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर ये गद्यांश को हमें पढ़ना है और फिर जो जो नीचे प्रश्न आते हैं उनके उत्तर हमें बताने हैं। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। कोको की मम्मी ने धान धान यानी चावल के खेत में जाने से पहले कोको के लिए चावल की 4 रोटियां बनाकर उसके नाश्ते के लिए रख दी। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी, इसलिए वह इन रोटियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। इसलिए कोको ने इन रोटियों को अपने दोस्तों नीनी, मीमी और तिनसु से छिपाकर गुलाबी रंग के फूलदान में रख दिया और सबसे यह कहा कि मैंने अभी अभी डटकर नाश्ता किया है और मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। ठीक है, तो हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब आइए देखते हैं नीचे हमें क्या करना है। प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि कोको की मम्मी ने कोको के लिए नाश्ते में क्या बनाया था। अब देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं इन सब के आंसर इसी पैराग्राफ में हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पैराग्राफ में से आपको आंसर कैसे निकालने हैं और कैसे अपना आंसर लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कि कोको की मम्मी ने कोको के लिए नाश्ते में क्या बनाया था। तो देखिए सबसे पहले लाइन देखिए, कोको की मम्मी ने धान के खेत में जाने से पहले कोको के लिए चावल की 4 रोटियां बनाकर उसके नाश्ते के लिए रख दी थी। ठीक है, तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। ठीक है, तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे आपका आंसर ये रहा जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, या इसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर है कि चावल की 4 रोटियां बनाकर उसके नाश्ते के लिए रख दी। ये आपका हो गया पहले वाला आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कोको ने चावल की रोटियों को फूलदान में छिपाकर क्यों रखा। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं कि कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी, इसलिए वह इन रोटियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। इसलिए कोको ने इन रोटियों को अपने दोस्तों नीनी, मीमी और तिनसु से छिपाकर गुलाबी रंग के फूलदान में रख दिया। ठीक है, तो इतना आंसर आप दूसरे में लिखेंगे, ये आपका दूसरे का आंसर है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर यही बोल रखा है कि गद्यांश को बोलकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं ये इसी गद्यांश में से होने वाले हैं। ठीक है, तो यही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि गद्यांश में आने वाले जो पैराग्राफ में आने वाले हैं क्वेश्चंस उनके आंसर हम पैराग्राफ में से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे ये अभी हमने दूसरे का आंसर निकाला, चलिए तीसरे का आंसर भी हम निकाल लेते हैं। तीसरा सवाल है कि कोको के घर उसके कौन कौन से दोस्त आए थे। तो देखिए यहाँ पर अपना आंसर लिखा हुआ है तीसरे का, उसके दोस्तों नीनी, मीमी और तिनसु। तो ये 3 नाम आप अपने आंसर में लिख सकते हैं तीसरे के। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि कोको ने अपनी चावल की रोटियों को दोस्तों से बचाने के लिए क्या क्या तरकीबें लगाई। तो इसका आंसर भी यहीं पर लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ से शुरू करें, कोको ने इन रोटियों को अपने दोस्तों नीनी, मिमी और तिनसु से छिपाकर गुलाबी रंग के फूलदान में रख दिया। और उसके आगे ये भी लिखेंगे आपकी, और सबसे यह कहा कि मैंने अभी अभी डटकर नाश्ता किया है और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या लिख सकते हैं कि उसने रेडियो रेडियो के पीछे भी छुपाया था। ठीक है, ये भी आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना आंसर भी लिखेंगे जितना इस गद्यांश में दिया है वो भी सही होगा। ठीक है, तो मैंने आपको हर एक का आंसर बता दिया है कि कहाँ कहाँ से आपको लिखना है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। बच्चों आपने गद्यांश तो पढ़ लिया, अब ऊपर लिखे गद्यांश में आए गहरे रंग के सभी शब्दों पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए। ये सभी शब्द लिखे गए वाक्यों को पूर्ण करते हैं। उदाहरण के लिए कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद है। ठीक
ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि जितने भी वर्ड हाईलाइट हुए हैं, ठीक है, जैसे की, ने, के, में, से, के लिए, की, के लिए, ठीक है। तो जितने भी शब्द आ रहे हैं ये क्या कह रहा है कि ये इन वाक्यों को पूरा करते हैं। अगर इस वाक्य में को और की ना हो तो वाक्य कुछ इस प्रकार होगा, को चावल रोटियां बहुत पसंद हैं। यह अधूरा लग रहा है, ठीक है। तो इन दो शब्दों को और की ने इस वाक्य को पूर्ण किया। पूर्ण का मतलब पूरा करना, ठीक है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले ये शब्द कारक चिन्ह यानी विभक्ति कहलाते हैं। ऊपर लिखे गद्यांश में आए गहरे रंग के सभी शब्द की, के, में, के लिए, से को कारक चिन्ह है। तो ये हमारे कारक चिन्ह है, ठीक है, जिनको विभक्ति भी कहते हैं। को, से, की, ने, के, में, के लिए इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि शब्दों को आपस में जोड़ते हैं जिससे एक पूरा वाक्य बन जाता है। चलिए करना क्या है, प्रश्न नंबर 2 में वो कह रहा है कि उपयुक्त शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। यानी हमें यहाँ पर सही शब्द चुनना है, सही कारक चिन्ह चुनना है ताकि ये वाक्य पूरे हो जाए और इनका सही मतलब बने। यहाँ पर हमें दे रखे हैं, इनका इस्तेमाल हमें करना है। पहला वाक्य देखिए, माँ डैश कोको डैश चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, माँ ने कोको के लिए, ठीक है, के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। दूसरा वाक्य देखिए, कोको डैश रोटियों डैश फूलदान डैश छिपाकर रख दिया। कोको ने रोटियों को फूलदान में छिपाकर रख दिया। तो देखिए इस तरीके से बहुत सिंपल है, आसान है। इन कारक चिन्हों का इस्तेमाल करके हमें शब्दों को जोड़ना है और एक वाक्य बनाना है। तीसरा देखिए, कोको डैश माँ खेत डैश काम करती थी। कोको की माँ खेत में काम करती थी, ठीक है। आखिरी वाला भी कर लेते हैं इसी तरीके से, कोको डैश अपने मित्रों डैश झूठ बहाना बनाया। कोको ने अपने मित्रों से झूठा बहाना बनाया। तो ये लीजिए, बहुत ही आसान था, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि कोको की मम्मी ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। आपके घर में चावल के कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, किन्हीं 4 पकवानों के नाम लिखिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि चावल से बनने वाले जो भी पकवान आपके घर में बनते हैं उनका नाम आपको लिखना है, ठीक है। अब हमारे घर में तो चावल से इतने पकवान तो नहीं बनते हैं। एक पकवान जो सबके घर में बनता होगा वो है खीर, ठीक है। खीर के अलावा और भी जो भी आपके घर में पकवान बनते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है पोहा, ठीक है, एक होता है चावल के लड्डू भी होते हैं, चावल के लड्डू, ठीक है। और एक आइटम और लिखना है, चावल का चीला, ठीक है। चीला भी बनता है चावल का, चावल के आटे से चीला बनता है। तो ये कुछ ऐसे आइटम हैं, कुछ ऐसे पकवान हैं जो हम चावल से बना सकते हैं। आपके घर में जो भी लिख बनते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। इन पकवानों में से आपको जो पकवान खाना सबसे अधिक पसंद है उसको बनाने के लिए आवश्यक सामग्री एवं उसकी विधि पता कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भी हमने ऊपर नाम लिखे हैं इनमें से अपने मनपसंद पकवान का नाम यहाँ पर लिखना है। तो सबसे मनपसंद सबकी क्या होती है, खीर। तो खीर हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसमें आवश्यक सामग्री क्या है, यानी क्या क्या सामान उसमें पड़ता है। तो सबसे पहले तो दूध, ठीक है, उसके बाद चीनी, और क्या चाहिए होता है, चावल, ठीक है। तो ये हमारा खीर बनाने के लिए सबसे आवश्यक सामग्री है। इसके बाद इसकी विधि, विधि का मतलब क्या होता है कि असल में खीर बनाई कैसे जाती है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पर विधि जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आपको ये लिखना है। ये देखिए ये खीर बनाने की विधि है, ये इसका प्रोसेस है। सबसे पहले चावल साफ़ करके अच्छी तरह से धो लें। चावल का सारा पानी निकाल कर इन्हें 5 मिनट के लिए एक छन्नी के में करके रख दें। अब कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर गैस पर गर्म करें। फिर इसमें चावल डालकर 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर एक बड़ी चम्मच से चलाते हुए फ्राई करें। खीर बनाने के बर्तन में दूध डालकर इसमें आधा कप पानी मिलाएं और गैस पर गर्म करने रख दें। दूध में उबाल आने के बाद इसमें भुने हुए चावल डालकर 8 से 10 मिनट तक मध्य आंच पर बड़े चम्मच से चलाते हुए पकाएं। ध्यान रखें चावल बर्तन के तले में चिपके नहीं।
जब चावल गलकर अच्छी तरह पक जाएं तो दूध में चीनी डालकर मिलाएं। चीनी घुलने के बाद दूध में नारियल का बुरादा, मखाने, बादाम, काजू और जो भी आपका एक्स्ट्रा सामान डालना है, ठीक है, वो आपको डालकर खीर गाढ़ी होने तक लगभग 8 से 10 मिनट मध्य आंच पर पकाएं। जब खीर गाढ़ी हो जाए तो इसमें पिसी हुई इलायची, ठीक है, जो भी आपको डालना है, केसर वगैरह जो भी डालते हैं, फिर 2 मिनट तेज़ आंच पर पकाने के बाद गैस बंद कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रोसेस होता है खीर बनाने का। तो ये आप अपने विधि में लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या करना है, इसके अलावा आपको अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है हिंदी की वर्कबुक है, उसमें से पेज नंबर 98 98 भी आपको करना है। चलिए, अब हिंदी की हमारी वर्कशीट हो गई है, अब हम ईवीएस की वर्कशीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ईवीएस की वर्कशीट नंबर 158 बी है। ईवीएस की होने वाली है 1 फरवरी 2021 की। इधर अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम, इधर अपने टीचर का नाम। हमारे ईवीएस की टेक्स्ट बुक का नाम है लुकिंग अराउंड, उसमें से यूनिट 3 हम करने वाले हैं, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, चखना। डाइजेस्टिंग का मतलब होता है पचाना, जब आप खाना चखते हैं उससे लेकर खाना पचाने तक। नमस्ते प्यारे बच्चों, अपने मनपसंद खाने का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हम मनपसंद खाने को गप से अपने मुंह में डाल लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंह में खाना डालने के बाद खाना कहाँ जाता है? आइए नीचे दी गई कविता के माध्यम से हम लोग अपने शरीर के पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर एक कविता दी हुई है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। स्वादिष्ट भोजन मुंह में डालो, दांतों से फिर चबाकर खा लो, खाते खाते आई लार, खाना चला ग्रास नली के पार, खाना धीरे धीरे नीचे आए, पेट में जाकर पेट भर जाए, छोटी आंत खाना पचाए, पच के खाना आगे जाए, बड़ी आंत से होते होते मलद्वार अपचित भोजन बाहर भगाए। ठीक है, तो ये हमारे खाने के प्रोसेस को बताया हुआ है कि ठीक है, सबसे पहले हम में खाना रखते हैं, फिर लार से वो खाना हमारे ग्रास नली के अंदर से जाकर कहाँ जाता है, पेट में, पेट से छोटी आंत में, ठीक है, वहाँ पूरा खाना पच जाता है, वहाँ से बड़ी आंत में और फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर बताया भी हुआ है कि कविता के आधार पर पाचन तंत्र के संबंधित अंगों के क्रमानुसार नाम लिखिए। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है मुंह। ठीक है, आप मुंह से खाना खाते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ग्रास नली। ग्रास नली ये है। तीसरा क्या है, ये हमारा पेट है, तो यहाँ पर हम पेट लिखेंगे। चौथा क्या है, चौथा देखिए इधर है नीचे, चौथा है छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। छोटी आंत, छोटी आंत से कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। ठीक है, लेकिन 5 नंबर कहीं और लिखा हुआ है, तो इस 5 नंबर के हिसाब से ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये क्या है, मलद्वार। ठीक है, छठा क्या है, बड़ी आंत। ये बड़ी आंत है, थोड़ा सा हो सकता है कि नंबरिंग में गलत हो गया हो, पहले बड़ी आंत आएगा उसके बाद मलद्वार आना था, लेकिन जैसा भी उन्होंने नंबर लिख रखा है हम इसको वैसे ही लिख सकते हैं, बड़ी आंत। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं कौन कौन से अंग आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने ऊपर दी गई कविता से सीखा कि पाचन क्रिया यानी डाइजेशन में बहुत से अंग सहायता करते हैं। प्रत्येक अंग का मिलान उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से कीजिए। यानी यहाँ पर हमें मिलाना है कि मुंह कौन सा काम करता है, तो मुंह क्या करता है, इसमें भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब आप खाना चबाते हैं तो वो बड़े टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है। दूसरा है ग्रास नली। ग्रास नली से क्या होता है कि इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है। तीसरा है पेट। पेट में क्या होता है, इसमें पाचक रसों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। ठीक है, भोजन पचता है पेट में। फिर क्या होता है, छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में भोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी यहाँ भोजन अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है, हमारा शरीर उसको सोखता है। ठीक है, फिर बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में इसके द्वारा अपचित भोजन, यानी जो हमारा भोजन अपचित रह जाता है, जो पचता नहीं है, उसमें से पानी अलग किया जाता है और फिर मल द्वार से क्या होता है, भोजन बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर है। थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। 1 को आपने जोड़ना है द से, ठीक है, 2 को आपने जोड़ना है स से, 3 को आपने जोड़ना है ई से छोटी, ठीक है, फिर 4 को आपने जोड़ना है अ से, ठीक है, 5 को आपने जोड़ना है फ से, और
6 को आपने जोड़ना है ब से। तो इस तरीके से आप ये मिलान करेंगे। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है बच्चों, जब हम कहते हैं कि हमारे मनपसंद खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, तो क्या आप जानते हो उस पानी को क्या कहते हैं? उस पानी को कहते हैं लार। यही लार हमारे भोजन को नम करने में सहायता करती है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल बात बताई हुई है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।